साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होप पोर्टल के बारे में, या होप पोर्टल क्या है और किस लिए इसको लॉन्च किया गया, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के कुशल तथा अकुशल कामगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से होप नामक एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि कोविड-19 महामारी की वजह से क्या हो रहा है कि हर कोई जो प्रवासी मजदूर था, जो बाहर कार्य कर रहा था, वो लौट करके अपने गंतव्य, अपने स्थान जहाँ का वह निवासी था, वहाँ पर आ रहा है। तो इस वजह से जो उत्तराखंड के व्यक्ति जो बाहर कार्य कर रहे थे, अब वो उत्तराखंड लौट रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ेगी। कुशल और अकुशल दोनों कामगार युवाओं के पास रोजगार नहीं रहेगा। तो इनको रोजगार देने के लिए यह डेटाबेस तैयार किया जा रहा है कि जहाँ पर भी उपयुक्त होगा वहाँ पर इनको रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो इस पहल का उद्देश्य जो है युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और योजना के साथ समन्वय स्थापित करने में भी यह पोर्टल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा इस पोर्टल के डेटाबेस का उपयोग जो है वो राज्य के सभी विभागों तथा अन्य रोजगार प्रदाताओं द्वारा युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किया जाएगा। और इस पोर्टल का निर्माण किसने किया? तो इस पोर्टल का निर्माण राज्य के आईटी विभाग और कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र अर्थात नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा आपसी समन्वय के माध्यम से किया गया है। तो याद रखिएगा, होप पोर्टल कहाँ का है? यह उत्तराखंड राज्य का है। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, यह प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो संयुक्त परिवार के महत्व और सामाजिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकी प्रगति से संबंधित मुद्दों को लेकर के जागरूकता को बढ़ाना है। यदि हम परिवार की बात करें तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समूह में रहना पसंद करता है। तो इस प्रकार से देखें तो परिवार जो है एक प्रकार से समाज की मूल इकाई है, जिसके अभाव में समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जैसा कि सभी को पता है कि आधुनिक समाज में क्या हो रहा है कि परिवारों का जो विघटन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि संयुक्त परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार का फ़ायदा ये होता है कि उससे उन्नति के कई सारे रास्ते खुलते हैं। जबकि जब एकल परिवार होता है और यह व्यक्ति अकेले रहता है तो इससे क्या होता है, उसके विकास की जो गति होती है धीमी होती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि कोई संकट आने पर सारे लोग मिलजुल करके उस संकट का समाधान निकालने के लिए प्रयास करते हैं। जबकि अकेले रहने पर या एकल परिवार में यह दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चूँकि कोविड-19 महामारी के इस दौर में क्या है कि परिवार का महत्व ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो कहीं बाहर फंसा है वो अपने परिवार के पास ही जाना चाह रहा है। क्योंकि सबसे सेफ जगह अगर किसी व्यक्ति के लिए होती है तो वह उसका परिवार होता है या उसका घर होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त परिवार के महत्व के प्रति युवाओं या परिवार के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए यह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन किया जाता है और यही इसका मूल उद्देश्य है। यदि इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो संयुक्त परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात सर्वप्रथम वर्ष 1996 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन किया गया था। यदि इस वर्ष के थीम की बात करें तो इस वर्ष की जो थीम है वह है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। तो जो बीजिंग घोषणा पत्र था इसके अभी 25 साल पूरे हुए, 1925 में हुआ था, तो इसके 25 साल पूरे हुए, इसलिए इसको भी इसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं प्रोफेसर अनिसुज्जमन के बारे में। तो प्रोफेसर अनिसुज्जमन जो हैं ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित और बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रोफेसर या नेशनल प्रोफेसर अनिसुज्जमान का अभी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यदि इनके संबंध में बात करें, इनकी उपलब्धियों की, तो प्रोफेसर ने शोध और लेखन के माध्यम से बांग्ला भाषा और साहित्य में अतुल्य योगदान दिया है तथा भारत ने इन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था तथा वर्ष 2015 में
इन्हें साहित्य में इनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्वाधीनता पुरस्कार, इससे इन्हें सम्मानित किया गया। तथा यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है 1937 में कोलकाता में हुआ था, और इनका जो परिवार है बंटवारे के बाद 1947 में जब बंटवारा होता तो विभाजन के बाद ये तत्कालीन पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश में चला गया। तथा वर्ष 1952 के भाषा आंदोलन जो बांग्लादेश में चलाया जाता है, तो भाषा आंदोलन से लेकर के 1972 में लिबरेशन वार तक सभी लोकतांत्रिक आंदोलनों में प्रोफेसर अनीसुज्जमन को ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इन्हीं सब कारणों से वर्ष 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा इनको राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया। तो राष्ट्रीय प्रोफेसर वहाँ का एक तरीके से पुरस्कार ही है, एक सम्मान है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नमूना पंजीकरण प्रणाली के संबंध में, या इंग्लिश में कहें तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है तो इसको देख लेते हैं। तो 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन जारी किया गया है। यह जो है यह वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से संबंधित जो एकत्रित आंकड़े थे उन पर ये बुलेटिन जो है आधारित है। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं, आंकड़ों को देखने से पहले हम ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के बारे में, या सिस्टम के बारे में। तो यह जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है यह एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है, और इसकी जो शुरुआत है वो गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 1964-65 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया था, और इसमें जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को प्रारंभ में पंजीकृत करने के उद्देश्य इसको प्रारंभ किया गया था। बाद में इसको 1969-70 में इसको बाकी देश के जो बाकी राज्य थे वहाँ पर भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और तब से जो यह SRS है यह नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं उनको ये उपलब्ध कराता है। अब इसमें आंकड़े लिए कैसे जाते हैं इसको थोड़ा समझ लें। तो यह जो SRS है, या कह लें कि जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है, इसके तहत एक अंशकालिक अर्थात टेम्परेरी जो गणक होते हैं, अर्थात जो काउंटिंग करने वाला व्यक्ति होता है, अंशकालिक गणक द्वारा गाँव और शहरों के जन्म तथा मृत्यु दर की निरंतर गणना की जाती है, और बाद में एक पूर्णकालिक गणक द्वारा जो गणना करने वाला होता है उसके द्वारा अर्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब 6 माह के अंतराल पर उसके द्वारा पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इन दोनों स्रोतों से अंशकालिक गणक के द्वारा जो डेटा आता है और जो पूर्णकालिक गणक के द्वारा जो डेटा आता है, इन दोनों से प्राप्त डेटा को मिलान किया जाता है ताकि सही एवं स्पष्ट गणना की जा सके और वैध आंकड़े प्राप्त हो सकें। तथा इसके लिए क्या होता है कि यूनिट बनाई जाती है, ब्लॉक। जैसे यदि रूरल स्टेट पे देखें तो गाँव को ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और अर्बन में देखें तो यहाँ पर भी ब्लॉक बनाए जाते हैं जहाँ पर ये सैंपल या ये आंकड़े जो है लिए जाते हैं। और हर 10 साल की अवधि में जब नवीनतम जनगणना के परिणाम आ जाते हैं तो नवीनतम जनगणना के परिणामों के आधार पर ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है इसमें जो सैंपल का आधार जो होता है जहाँ से लिया जाता है उसमें संशोधन कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के रजिस्ट्रार जनरल के बारे में, या रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो इस कार्यालय की जो स्थापना 1961 में की गई थी, और यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह गृह मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो कार्य है वह भारत की जनगणना और भाषाई सर्वे अर्थात लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को आयोजित करना तथा आंकड़ों को जारी करना और उन आंकड़ों को विश्लेषित करना इसका कार्य है। अब इसमें जो इसका जो चेयरमैन होते हैं, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के जो चेयरमैन या इसके रजिस्ट्रार होते हैं, वो संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी या उससे ऊपर का जो अधिकारी होता है वही रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त होता है। अब हम लोग आते हैं रिपोर्ट पे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जन्म दर या नेशनल बर्थ रेट के संबंध में देख लेते हैं कि क्या आंकड़े बताए गए हैं। तो इससे पहले हमें जन्म दर के बारे में पता होना चाहिए कि बर्थ रेट होता क्या है। तो जन्म दर को प्रतिवर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे बच्चों, मतलब जो बच्चे जीवित पैदा हुए हैं, तो जीवित जन्मे बच्चों की कुल संख्या से दर्शाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष 1000 लोगों पर कितने जीवित बच्चे पैदा हो रहे हैं,
वही क्या कहलाता है, ये जन्म दर कहलाता है। तो यदि 2018 की बात करें तो इसमें जो राष्ट्रीय जन्म दर रहा है वो 20 रहा है, मतलब 1000 जनसंख्या पर 20 जो है जीवित बच्चों ने जन्म लिया। जबकि वर्ष 1971 में यह कितना था, 36.9 था। मतलब इस प्रकार से जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसमें यदि सबसे अधिक जन्म दर की बात करें कहाँ पर इसमें वर्तमान में है, तो ये बिहार में 26.2% है, और सबसे कम कहाँ पर है, अंडमान एवं निकोबार में है 11.2, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 20 है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि ग्रामीण और शहरी अंतर जो है इस मामले में वह भी कम हुआ है। हालांकि पिछले 4 दशकों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर लगातार बढ़ी है, मतलब वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है। तथा पिछले दशक में जन्म दर में लगभग 11% की गिरावट आई है। पिछली बार 2009 में इसके आंकड़े आए थे, तो 2009 में 22.5 वर्ष से अभी कितना 2018 में कितना हो गया, 20 हो गया है। तो इस प्रकार से 11% की गिरावट दर्ज की गई है। अब मृत्यु दर की बात करते हैं, डेथ रेट की। तो पहले समझ लें मृत्यु दर होती क्या है। तो मृत्यु दर को प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है, कि मतलब प्रत्येक वर्ष 1000 की जनसंख्या पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ जो है मृत्यु दर में सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा मृत्यु जो अगर हो रही है तो वो छत्तीसगढ़ में हो रही है। और दिल्ली जो है मृत्यु दर के हिसाब से, डेथ रेट के हिसाब से सबसे कम है। यहाँ पर 1000 पर सबसे कम लोग की डेथ होती है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटी वगैरह है वो दिल्ली में ज़्यादा है, और छत्तीसगढ़ में क्या है कि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह उतनी अच्छी नहीं है। तथा इस मामले में मृत्यु दर के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों में मृत्यु दर में कमी आई, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेडिकल फैसिलिटी है या जो सरकार की जो सुविधाएं हैं मेडिकल से संबंधित, वो वहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रही हैं। तथा पिछले एक दशक में अखिल भारतीय स्तर पर जो मृत्यु दर है वो 7.3 से घट करके 6.2 रह गई है। मतलब यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1000 पे 6.2 लोग की मृत्यु हो रही है। आगे चलते हैं, शिशु मृत्यु दर को देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है इसको समझ लेते हैं, यह होता क्या है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है। मतलब इसमें उन्हीं बच्चों को काउंट किया जाता है जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम होती है। जिसे प्रति 1000 जन्म पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की कुल संख्या से दर्शाया जाता है, कि मतलब प्रत्येक वर्ष 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष से पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके आधार पर ये शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। तो इसमें जो सबसे खराब स्थिति है, मतलब सबसे ज़्यादा जो शिशु मृत्यु दर हो रही है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर 48 है। तो सबसे अच्छी स्थिति कहाँ पर है, वो नागालैंड में है। मतलब नागालैंड में क्या है, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह अच्छी है। और अखिल भारतीय स्तर पर जो शिशु मृत्यु दर है वो पिछले एक दशक में 50 से घटकर कितनी हो गई है, 32 हो गई है। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा है वो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। मध्य प्रदेश में सबसे खराब है 48, और सबसे अच्छा कहाँ है, नागालैंड। और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 32 है, जो कि पिछले दशक में कितनी थी, 50 से घट करके 32 हो गई है। तो पिछले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 32% की गिरावट दर्ज की गई है। तो शिशु मृत्यु दर कम होना क्या है, एक अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020, या इंग्लिश में कहें तो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, या शॉर्ट में ETI 2020 के संदर्भ में। तो यह जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये संक्रमण या ट्रांजिशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लें। तो ट्रांजिशन का यहाँ मतलब ये है कि जो ऊर्जा के स्रोत हम लोग फॉसल फ्यूल से लेते हैं, तो फॉसल फ्यूल से ऊर्जा के स्रोत की जो नवीकरणीय या जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उसकी तरफ बढ़ना। मतलब जो डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल पे थी वो डिपेंडेंसी कम करते करते हम लोग किधर जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना ही क्या कहलाता है, वो एनर्जी का ट्रांजिशन कहलाता है। तो इसी आधार पर कि कौन सा देश जो है वो फॉसल फ्यूल से हट करके धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के लिए कितना बेहतर कदम उठा रहा है, उसी के आधार पर यह रैंक दी जाती है, सूचकांक जारी मतलब बनाया जाता है, उसी के आधार पर उनको रैंक दी जाती है। तो इससे यह पता चलता है, ये इसलिए है
कि जिससे कि डेवलपमेंट और जो इन्वायरमेंट है इसके बीच में एक संतुलन स्थापित किया जा सके, कि ऐसा ना हो कि विकास की दौड़ में जो इन्वायरमेंट है हमारा वो उसको ज़्यादा नुकसान हो। अब आते हैं इंडेक्स पे। तो यह जो सूचकांक है यह ऊर्जा क्षेत्र में 115 देशों में नेट शून्य उत्सर्जन अर्थात नेट जीरो इमिशन की दौड़ में अग्रणी देशों तथा उनकी स्थिति का विश्लेषण करने का कार्य करती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि यह नेट शून्य उत्सर्जन या नेट जीरो इमिशन क्या होता है। तो ये जो नेट शून्य उत्सर्जन है उस स्थिति को कहा जाता है जब मानव द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल से हटा करके संतुलित कर दिया जाएगा, मतलब एक बैलेंस स्थिति ला दी जाएगी। तथा ये जो सूचकांक है इस सूचकांक का मापन जो है ऊर्जा त्रिकोण या एनर्जी ट्रायंगल के निम्न संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें एक तरफ आपका होता है आर्थिक विकास और वृद्धि, दूसरी तरफ होता है ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा, और तीसरे कोने पे होता है आपका पर्यावरणीय स्थिरता। तो ये जो आपका ट्रायंगल बनेगा इसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा त्रिकोण या एनर्जी ट्रायंगल कहते हैं। तो इसी के संकेतकों के आधार पर इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं जो रैंकिंग जारी की गई है इस रैंकिंग पर जो 2020 की है। तो ETI 2020 की जो रैंकिंग है इसमें नंबर 1 पर जो है जो सबसे बेहतरीन काम जिसने किया है वो कौन सा देश है, स्वीडन है। स्वीडन लगातार जो है इस पहले नंबर पर लगातार तीसरे वर्ष जो है ये नंबर 1 पर है। इसके बाद स्विट्जरलैंड है, इसके बाद तीसरे नंबर पर फिनलैंड है। तो पहले पर स्वीडन, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर फिनलैंड है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है 115 देशों में 74वें स्थान पर 74th स्थान पर है, जबकि 2019 में बात करें तो 76 पे था। तो इस प्रकार से भारत ने 2 अंकों का क्या किया है, 2 रैंकिंग का सुधार किया है। पिछले वर्ष 76 था, इस बार 74 किया है। तो यह हुआ कैसे, तो भारत ने ऊर्जा त्रिभुज के जो ये एनर्जी ट्रायंगल था जिसको हम लोगों ने ऊपर बात की, इसके तीनों आयामों में सुधार किया है। तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2027 तक 275 गीगावाट नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उठाए गए कदमों के कारण ही जो भारत की रैंकिंग में 2 का सुधार हुआ, ये सुधार देखने को मिला है। यदि अन्य की कुछ की बात करें तो चाइना की जो रैंक है वो 78 है, भारत की 74 है, मतलब भारत की रैंक चाइना से बेहतर है। और USA की जो रैंक है वो 32 है। कितनी है, 32 है। USA के साथ पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये रैंकिंग जारी की जा रही है कि यह अंडर 25 में नहीं आ पाया है, अंडर 25 के बाहर है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एनर्जी को लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई है कि उससे संबंधित जो पॉलिसी है उसको लेकर के एक अनिश्चितता का माहौल है। अब इस रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में भी बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 महामारी का जो प्रभाव है ऊर्जा क्षेत्र को किन तरीकों से, मतलब कैसे प्रभावित कर सकती है। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि इस जो कोविड-19 महामारी है इसकी वजह से वैश्विक ऊर्जा मांग में लगभग 1/3 की गिरावट दर्ज की जाएगी तथा ऊर्जा निवेश तथा परियोजनाएं भी क्या होंगी, रुकेंगी। तो यह भी इसका प्रभाव है कि इनका रुकना या विलंबित होना भी कोविड-19 महामारी का प्रभाव है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े लोगों के रोजगार का भी प्रभावित होना कोविड-19 महामारी का ही प्रभाव है। अब हम लोग थोड़ा सा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर लें, जिसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है तथा इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनोवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लास एम श्वाब ने की थी। तो पहले इसका नाम क्या था, यूरोपियन प्रबंधन था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तथा अब इस मंच के बारे में, इस फोरम के बारे में बात करें तो यह फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। मतलब विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य करने वाले उसमें जो अग्रणी लोग हैं उनको एक मंच पर लाना और विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा को आयोजित कराना है। तो इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूदा महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्या का आयोजन किया जाता है, जिससे कि भविष्य के लिए सलूशन निकाला जा सके। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो विश्व आर्थिक मंच है इसका एक सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष जो होता है वो काफ़ी चर्चा में रहता है और बहुत महत्व का होता है। वो आपका प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। जनवरी के लास्ट में स्विट्जरलैंड के दाहोस में, कहाँ पर किया जाता है, स्विट्जरलैंड के दाहोस में किया जाता है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग, जो कि प्रत्येक वर्ष होती है। अब हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी अन्य रिपोर्ट या सूचकांक है उनको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रिपोर्ट का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो यह भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 2-3 कथन दे करके पूछेगा, तो हो सकता है एक में आपको दे दे रैंकिंग किसी की दे दे, दूसरे में आपको ये पूछ ले कि रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें पहला आता है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यह जारी किया जाता है। इसके अलावा यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट या ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो इसकी जो 2020 की रिपोर्ट आई थी उसमें जो भारत की रैंकिंग थी वो 40 थी। तथा वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, तथा इसके अलावा लैंगिक अंतराल रिपोर्ट भी या ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, एक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट होता है, एक जो है वो विश्व समानता रिपोर्ट एक जारी की जाती है। तो जो विश्व समानता रिपोर्ट इनइक्वलिटी रिपोर्ट होती है, तो वो जो जारी की जाती है वो ब्रिटेन की एक संस्था है ऑक्सफोम करके, उसके द्वारा जारी की जाती है। तो दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, और जो जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है अभी कुछ समय पहले, इसमें भारत की जो रैंक रही है वो कितनी है, 112वीं रैंक, मतलब बहुत अच्छी रैंक नहीं है, जबकि इसमें पहली रैंक जो है वो आइसलैंड की है। इसके अलावा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी इसके द्वारा जारी किया जाता है, या इंग्लिश में कहें तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी जारी की जाती है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इनवेलिंग ट्रेड रिपोर्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये कुछ प्रमुख रिपोर्ट थी जो इनके द्वारा जारी की जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020, या इंग्लिश में कहें तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, या शॉर्ट में FRA 2020। तो पहली चीज़ यह याद रखिए कि यह जो मूल्यांकन रिपोर्ट है इसको जारी किसने किया। तो इसका जो प्रकाशन है वह संयुक्त राष्ट्र के एक विषय की जो स्पेशलाइज एजेंसी है, खाद्य और कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा के तहत एक विभाग है, वानिकी विभाग या फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। तो वैश्विक वन संसाधन जो मूल्यांकन है FRA, यह जो है विश्व के वन संसाधनों की स्थिति और रुझानों पर रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। प्रत्येक वर्ष इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु को देखते हैं, उसके बाद जो यह संस्था है आपका खाद्य और कृषि संगठन, इसकी चर्चा करते हैं। तो पहले रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं उसको देख लेते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में 178 मिलियन हेक्टेयर वनों का नष्ट कर दिया गया है। अब 178 मिलियन हेक्टेयर को यदि आप इमेजिन करें तो ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, यदि आप मैप में अफ्रीका के मैप में देखेंगे तो लीबिया है, तो ये जो 178 मिलियन हेक्टेयर है यह लीबिया के आकार के बराबर है। तो लीबिया जो है वह अफ्रीका के जो बड़े देश हैं उनमें से एक आता है, और यदि लीबिया की स्थिति आप देखेंगे तो अफ्रीका में ये भूमध्य सागर से सटा हुआ देश है, तथा यह अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश माना जाता है। तो इस प्रकार से आप मैप में देखेंगे तो आप एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो वन का था वो नष्ट हो गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में है कि वर्ष 2015 से 20 में वनों की जो कटाई की दर है वो 10 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो कि 2010 से 15 में जो था वो 12 मिलियन हेक्टेयर हुई। तो मतलब 2010 से 15 में 12 मिलियन हेक्टेयर, और उसके बाद 2015 से 20 में 10 मिलियन हेक्टेयर। मतलब कि क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है कि वनों की कटाई की दर जो है वो लगातार कम होती जा रही है, तथा वनों की कटाई की दर में यह जो गिरावट है स्पष्ट तौर पर दुनिया भर में जो स्थायी प्रबंधन हेतु अपनाए जा रहे उपाय किए जा रहे हैं उन्हीं का एक सुखद परिणाम है। तो विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न सरकारों के द्वारा जो प्रबंधन किए जा रहे हैं या जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उसी का परिणाम है कि वनों की कटाई की दर में लगातार अब धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की यदि बात करें तो अफ्रीका में वर्ष 2010 से लेकर 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा शुद्ध वनों की हानि हुई, मतलब सबसे ज़्यादा वनों की यदि कटाई की गई या सबसे ज़्यादा वनों का यदि नुकसान हुआ है तो वो अफ्रीका में हुआ है, और यह दर वहाँ पर सबसे सर्वाधिक है। तो यदि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 3.9 मिलियन हेक्टेयर का जो क्षेत्र था वनों का जो क्षेत्र वो अफ्रीका में 2010 से 20 मतलब 10 वर्षों में समाप्त हो गया है या नष्ट कर दिया गया है। इसके बाद जो नंबर आता है वो दक्षिण अमेरिका का आता है। यहाँ पर 2010 से 2020 के बीच में
2.6 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्रों की बर्बादी की गई है, उसको नष्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2010 से 20 के दौरान एशिया में वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। तो यदि कहा जाए कि सर्वाधिक कमी कहाँ पे हुई है, तो अफ्रीका में, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई 2010 से 20 के दौरान, तो एशिया में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद ओशिनिया का नंबर आता है, ओशिनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका, और उसके बाद यूरोप का स्थान आता है। कुछ अन्य बिंदुओं को भी इस रिपोर्ट में जो बताया गया उसको भी देख लें। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के का जो कुल वन क्षेत्र है वर्तमान, वो कितना है, वो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है। कितना, 4.06 बिलियन हेक्टेयर। तो ये यदि इसको इमेजिन करें तो पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का 31% हिस्सा ये है। ठीक है, कितना है, 31% हिस्सा है। और यदि इस पूरे को प्रति व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो कितना आएगा, प्रति व्यक्ति पर 0.52 हेक्टेयर आएगा। इसके अलावा वनों का जो सबसे बड़ा अनुपात है, मतलब सबसे ज़्यादा वन कौन से प्रकार के, तो उष्णकटिबंधीय वन जो हैं ये सर्वाधिक हैं। तो ये 45 कुल वनों में 45% जो वन है वो उष्णकटिबंधीय वन है। इसके अलावा विश्व का जो 54% से अधिक वन क्षेत्र है वो केवल 5 देशों में मौजूद है। कौन कौन से, रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए और चीन में। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, चीन में 54% से अधिक वन क्षेत्र इन 5 देशों में ही क्या है, मौजूद है। अब बात कर लेते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसके द्वारा यह अध्ययन या यह जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है। तो इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी और यह UN की एक विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है तथा इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में स्थित है। अब यदि इसकी स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो इसका स्थापना जो है वो कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन निर्वाह की स्थिति में सुधार करते हुए पोषण तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के उद्देश्य के साथ की गई थी तथा यह UN की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी या स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यदि इसके सदस्यों की बात करें तो 194 देश जो हैं इसके सदस्य हैं तथा जो FAO है यह जो है एक तटस्थ फोरम या न्यूट्रल फोरम का कार्य करता है, जहां विकसित और विकासशील देश मिलते हैं, मतलब एकत्र होते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं या संवाद करते हैं कि क्या नीतियां, ऐसी कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएं जिससे विश्व से भुखमरी को खत्म किया जा सके। तथा FAO के द्वारा हर 2 वर्ष पर FAO की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, जहां पर सदस्य देश एकत्र होते हैं और इस संस्था के बारे में विभिन्न निर्णय किए जाते हैं। कैसे निर्णय, जैसे कि ये संस्था किस प्रकार कार्य करेगी या इस संस्था के लिए जो बजट है उसका कहाँ से आएगा, एलोकेशन कहाँ से होगा, या आगामी वर्षों के लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए, भविष्य के लिए क्या नीतियाँ होनी चाहिए। तो इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं वो जो 2 वर्षों पर ये जो कॉन्फ्रेंस होती है FAO की, वहाँ पर ये निर्णय विभिन्न देशों के द्वारा किए जाते हैं मिल करके। अब बात कर लेते हैं वी विद्यावती के संबंध में। तो वी विद्यावती चर्चा में कौन है, तो ये एक IAS अधिकारी हैं वी विद्यावती। इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा वी विद्यावती जो हैं ये ASI अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका संस्थापक जिसको माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक कौन रहा है या किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, आज़ादी से काफ़ी पहले। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और यह किस मंत्रालय के तहत आता है, तो यह संस्कृत मंत्रालय के तहत यह कार्य करता है या कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत यह कार्य करता है। तथा यह कार्य क्या करता है, तो यह राष्ट्र की मतलब देश की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण हेतु एक प्रमुख संगठन है या एपेक्स बॉडी है। यह प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को भी विनियमित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर विस्तार से देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।